Hello students, welcome to my channel Concept Clarity Classes. In this video, I will teach you Indian economy on the eve of independence. So बच्चों ये जो टॉपिक है आपका ये इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 1 है। इसको हमने बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया 10 मिनट्स के अंदर 10 स्लाइड्स के साथ में आप इस चैप्टर को बहुत ही आराम से समझ सकते हैं और आप अपने रिवीजन टाइम में एग्जाम्स में जब आप रिवाइज करते हो तो वहां भी आप इसको जो है जितनी बार सुनोगे आपके लिए बहुत इजी रिवीजन हो जाएगा। और दूसरा इसके अंदर जो स्लाइड्स हैं उन स्लाइड्स में जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है वो बेसिकली 3 और 4 मार्कर्स के क्वेश्चंस के हिसाब से ही तैयार किया है। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द स्लाइड 2, दैट इज इंट्रोडक्शन। तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो है बेटा, जैसे ही आपको नाम से समझ आ रहा है कि इंडिपेंडेंस से पहले वाली जो है स्टोरी हम इसमें समझने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। इंडिया इकोनॉमी वो स्टेगनेंट, अंडरडेवलप्ड एंड एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है इसके बेसिक फीचर क्या थे, हम एग्रीकल्चर बेस्ड थे। हमारी इकोनॉमी जो है वो एग्रियन इकोनॉमी कंसीडर होती थी और हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो काफी कम थी। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल ना के बराबर था, या ये कह सकते हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन था ही नहीं। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है वो हमारी ट्रेडिशनल थी एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर गेन टू सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट। तो बेसिकली यहाँ पर जो कुछ भी किया जाता था उसमें मेन इंटरेस्ट किसका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इकोनॉमी वाज एसेंशियली अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड अ कंज्यूमर ऑफ फिनिश ब्रिटिश गुड्स। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जो मेन आपको समझाया जाएगा बार बार वो यही है कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से हमारी इकोनॉमी को रियून किया था। तो ये पॉइंट्स को आप जितना अच्छे से समझोगे और अपने आंसर्स को फ्रेम करोगे तो आपके लिए बहुत ही सिंपल होता चला जाएगा। तो इसमें जो मेन पर्पस था ब्रिटिश रूलर्स का इंडिया को यूज करने का, इंडिया की इकोनॉमी को यूज करने का, ये पॉइंट हमने दिया है। द मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज फेडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। सो नेक्स्ट बच्चों, कॉलोनियल रूल रिजल्टेड इन लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट थी तो प्रायर टू अराइवल ऑफ ब्रिटिश रूल द इंडियन इकोनॉमी वाज सेल्फ सफिशिएंट। क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो कैश क्रॉप पे नहीं थी, हम अपनी सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे तो उसमें हम सेल्फ सफिशिएंट थे। और एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। स्टिल द इकोनॉमी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस अदर एक्टिविटीज। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, सिल्क बहुत अच्छा था हमारे यहाँ, हमारी कॉटन टेक्सटाइल अच्छी थी, हमारे पास प्रीशियस स्टोन्स थे, मेटल्स थे, जिनके थ्रू जो है हमारा फॉरेन ट्रेड बहुत अच्छा था। द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय सेल्फ सेंटर्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड नो सिंसियर अटेम्प्ट वाज मेड बाय द colonial government to estimate India's national and per capita income। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसका इंटरेस्ट किसमें था, वो अपने ब्रिटेन की इकोनॉमी जो है उसको इंप्रूव करना चाहते थे और हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर फिनिश गुड्स जो है वो हमारी मार्केट में सेल करना। तो उनका जो मोटिव था बेसिकली वो क्या था, ब्रिटेन की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना। नाउ अब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और बिफोर इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमारा कैसा था। तो देखो बच्चों, इसमें 4 पॉइंट्स हैं, तो 4 पॉइंट्स के अंदर आपको 4 मार्कर का आंसर जो है रेडी हो जाता है। सो फर्स्ट इज अराउंड 85% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग colonial rule and agriculture productivity became low. The sector experienced some growth due to various system of land settlement which lead to expansion of agriculture area under cultivation and high yield of cash crop in countries certain area was observed due to commercialization of agriculture। तो eve of independence के टाइम पे जैसे हम बात कर रहे हैं कि 85% जो है इंडिया की पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर में तो थी, लेकिन वो क्या प्रोडक्शन कर रही थी, अब हम सबसिस्टेंस फार्मिंग पे नहीं थे, अब हम कैश क्रॉप कर रहे थे, है ना। तो कैश क्रॉप जो है वो उसकी वजह से कमर्शियलाइजेशन जो है वो एग्रीकल्चर का इंक्रीज हो गया था। देयर वाज लिटिल प्रोग्रेस ऑफ इरिगेशन, स्टिल द सेक्टर सफर ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सॉइल। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंडर थी। तो अब फर्स्ट चैप्टर में जब एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पूछा जाएगा तो डेफिनेटली ये आपके पास एक कंप्लीट आंसर है। देन सेकेंड क्वेश्चन जो आपका बनता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली द कॉलोनियल रूल डिड नॉट अलाउ द इंडस्ट्रियल बेस टू ग्रो इन इंडिया फॉर देयर ओन पर्सनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट।
They want India to remain exporter of raw material so that they could set up modern industries in Britain. तो उनका मेन जो मोटिव था, इंडिया से सारा का सारा रॉ मटेरियल जो है उसको एक्सपोर्ट करना था, और वो क्या चाहते थे कि ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में जो बन रहा है वो इंडिया की मार्केट में सेल किया जाए. They also wanted to turn India to a market of a finished product by their industries. The indigenous handicraft industry began to decline and this created huge unemployment in India. तो ये उनका एक मोटिव ही था जिसकी वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही खत्म होती सी चली गई, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ती गई. द रूट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज स्टार्टेड टू ग्रो इन इंडिया ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, बट द प्रोग्रेस रिमेन वेरी स्लो. वेरी स्लो आप ये मान सकते हैं कि उस टाइम पे जो है मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी ही नहीं हमारे पास में. अब हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की. तो जो फॉरेन ट्रेड का स्ट्रक्चर था, कॉम्पोजिशन था, या हम ये कहें कि वॉल्यूम जो था, दैट वाज आल्सो adversely affected by the restrictive policy of the commodity production, trade and tariff of the colonial government. तो अगेन यहाँ पर भी हम यही बोल रहे हैं कि जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड है उसको भी एडवर्सली अफेक्ट किया था. प्राइमरी प्रोडक्ट सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, जूट, जिनका इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था और फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास बहुत ज़्यादा आता था, वो भी सारा जो है ब्रिटिशर्स ने रियून कर दिया. तो फॉरेन ट्रेड वाज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन. तो वो क्या चाहते थे कि आपका जो ज़्यादा बिजनेस हो वो ब्रिटेन के साथ ही रहे. बट कुछ एक कंट्रीज थी जिनके साथ स्टिल हमारा बिजनेस था, जैसे चाइना, श्रीलंका, पर्शिया जिसको हम ईरान बोलते थे, उन कंट्रीज के साथ उन्होंने हमें अलाउ कर रखा था. इंडिया इकोनॉमी वाज ग्रेवली एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटेन गवर्नमेंट विच लीड टू द ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ. तो इस तरह से हमारी वेल्थ जो है उसको काफी हद तक इन्होंने खत्म कर दिया था. देन हम बात करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन की. डेमोग्राफी का मतलब पॉपुलेशन की बात करते हैं. तो पॉपुलेशन की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही अनइवन सी ग्रोथ थी. सेंसस जो है यहाँ पर एवरी 10 ईयर में कंडक्ट होता था. गवर्नमेंट लेवल पर तो नहीं था अभी यहाँ पर, लेकिन फिर भी कुछ लेवल पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, एजेंसीज थी जो इस काम को करती थी. तो उस एजेंसी का जो डाटा था उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ओवरऑल लिटरेसी था दैट मार्क्ड लेस देन 16%. whereas the indicator of women literacy की अगर हम बात करते हैं तो वो 7%. and this clearly reflect that the social and educational backwardness in the country. तो लिटरेसी लेवल जो है ये आपको बिल्कुल ठीक से समझ में आ रहा है कि इसके अंडर जो है इतना कम था इसका रेशो, तो इट मीन्स इलिटरेसी जो है वो बहुत ही हाई था. ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट वॉज हाई ड्यू टू फ्रीक्वेंट breakout of water, airborne diseases and unavailability of adequate health facilities. तो health facilities के नाम पे ज़्यादा कुछ था नहीं, इसी वजह से लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा लो थी. एंड हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज ऑल्सो हाई. अब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की. तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली वर्कफोर्स को जब हम डिवाइड करते हैं, द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स वाज ऑक्यूपाइड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एट अराउंड 70 to 75%. बाकी का जो रिमेनिंग है 15 to 20% वो आपका मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अंडर था. एंड असाइड फ्रॉम दिस 17.2% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वाज एम्प्लॉयड इन द सर्विस एंड टर्शरी सेक्टर. And on the eve of independence and thereafter, this offers sluggish expansion of Indian economy, tertiary और service sector. लेकिन हाँ धीरे धीरे इसमें changes आए थे. The Indian economy eventually grew out to control just before independence with an uneven distribution of wealth. So this is the composition of occupational structure. ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्कर का क्वेश्चन बनता है, and this is very important question for your board exam. Next is the infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारा कैसा था, वो सेक्टर किस तरह से वर्क करता था. द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंडर हम रेलवे, पोर्ट, वाटरवेज इन सबको लेते हैं, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम पे ये डेवलप हुआ था. डेवलपमेंट वाज ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ वुड सेव इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर भी जो रेलवे उन्होंने, पोर्ट उन्होंने जो डेवलप करे थे उसके पीछे भी उनका सेल्फ इंटरेस्ट था, बिकॉज दे वॉन्ट रॉ मटीरियल फ्रॉम द इंटीरियर. तो उसकी वजह से उन्हें क्या था, रेलवे को करा, रोडवेज जो है उनको करा. बट पुअर क्वालिटी रोड्स एग्जिस्टेड बिफोर द कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड रेलवे वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन 1850 एंड द एक्सपैंडेड इंडियाज एक्सपोर्ट. तो इससे आपके एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो गए. रादर देन एक्सेलरेटिंग द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, द कॉलोनियल गवर्नमेंट
प्राइमरी गोल वॉज टू प्रमोट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरेस्ट। तो यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया, इसके पीछे भी मेन उनका इंटरेस्ट क्या था, कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको हेल्प करना। एंड एडिशनली बार्टर सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग gave way to modern system of exchange based on the usage of money, and this aided the Indian economy, division of labor and large scale production. And last is the British rule systematical exploitation of India। अब किस तरह से उन्होंने systematically हमारी economy को ruin करा या exploit करा। So India remained an agriculture country throughout the British period and its agriculture sector remained totally backward. British rulers never tried to modernize the prevailing industrial structure of India. There was large scale of destruction of world class famous handicraft and cottage industry of the country। तो ये उनका एक सिस्टमेटिकली उन्होंने हमारी इकोनॉमी को किस तरह से रियून करा था, ये उनका प्रॉपर प्लानिंग था। एंड बाय following the policy of discriminating production, Britishers gained complete control over the entire Indian market। So this is also पॉलिसी जिसके अंडर ब्रिटिशर्स ने जो है हमारी इकोनॉमी को धीरे धीरे जो है खराब कर दिया। टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड एंड टू एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया टू देयर एडवांटेज, ब्रिटिश रूलर्स बिल्ट अप इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंक्लूड रोड एंड रेलवे, पोर्ट एंड शिपिंग, इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने एक सिस्टमेटिकली पॉलिसी के अंडर जो है इंडिया की इकोनॉमी को रियून करा था अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए। तो दिस इज द चैप्टर 1, जिसमें आपके 3 मार्कर और 4 मार्कर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके कंप्लीट आंसर्स आपको हर स्लाइड में दिए गए हैं। बच्चों, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड दिस विल रियली हेल्प फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड in the next video I will give you the chapter 2 of Indian economic development. Thank you so much.